स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर, या मॉडुलस के अलावा इन्हें एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस की बात की जा रही है। मैं ये बात करूंगा कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम देखें, जो कि हमने ये बात जान रखी है कि जो तमाम रियल नंबर्स हैं, जैसे कि 5 हो गया या 11 हो गया, या माइनस में भी -√3, ये सारे आपके पास क्या है जी, नेगेटिव और √3, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, रियल नंबर भी हैं और ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हैं। ठीक है, लेकिन अब ऐसा है कि हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो कि रियल नहीं होते। जैसे हमने एक इक्वेशन सॉल्व की थी जिसमें था कि जी x² + 1 = 0, और जब हमने इसका सोल्यूशन निकाला था तो x = आ गया था प्लस माइनस √(-1), जो कि फिर हमने देखा था कि ये जो √-1 है, जो कि एक स्विस मैथमेटिशियन जो है उन्होंने इसके बारे में कहा था कि आप इसे आई मतलब आयोटा से जो है इमेजिन कर लें। ठीक है, √-1 को। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है एक नंबर आया था आयोटा। ठीक है, जो कि इमेजिनरी नंबर है। लीनार्ड यूलर जो है उन्होंने इसके बारे में कहा था। तो अब यहाँ से फिर एक इमेजिनरी नंबर का जो है कंसेप्ट बनता है, और फिर वो जो कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ये इसलिए भी इन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है कि इनको प्रेजेंट करने के लिए हमें प्लेन रिक्वायर होता है। मतलब एक रियल नंबर जो होता है उसको हम लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि उसमें एक ही डायमेंशन है। ठीक है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं इनकी 2 डायमेंशन हैं। दोनों को बताने से ही हमें ये बात मालूम होती है कि ये नंबर कहाँ पर है। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पर है। ठीक, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमें पता होने चाहिए। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक हमारे पास आर्गेन डायग्राम है, ठीक है, जो एक स्विस मैथमेटिशियन ही है, आर्गेंट उनके नाम से है जो है वो रखी गई है। इसको आर्गेन डायग्राम कहा जाता है। और इस जी प्लेन के ऊपर, जो कि एक रेक्टेंगुलर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें कि एक एक्सिस जो हमारा होता है वो रियल एक्सिस होता है। ठीक है, और मतलब एक्स एक्सिस जो होगा ये हमारा क्या होगा जी, रियल एक्सिस होगा, और जो वाई एक्सिस है ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस होगा। ठीक है, बाकी रूल वही है जिसका कि आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है पढ़ के आए हुए हैं। उसी तरीके से 4 हाफ्स बनेंगे। ठीक है, सॉरी, मतलब 2 हाफ्स बनेंगे और 4 क्वाड्रेंट्स बनेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है। और इसी तरीके से ऑर्डर पेयर्स में जो एक हम बात जानते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में एक्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, वो हमने सारी बातें इस पे भी अप्लाई करनी है। तो इसी तरह अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के हवाले से बात कर रहे हो और एक पॉइंट हम फर्स्ट करें यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। अब ये पॉइंट जो है बेसिकली हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब अगर इसके रियल पार्ट और इसके इमेजिनरी पार्ट्स को देखना हो तो कैसे फाइंड किया जा सकता है। हम इस पॉइंट से अगर एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब जो रियल एक्सिस इसके ऊपर परपेंडिकुलर थ्रो कर दें, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस इसका ओरिजिन से बनेगा, इसका यहां से लेकर इस पॉइंट एम तक, ठीक है, ये इसका कहलाएगा रियल एक्सिस के लॉन्ग, जो इसका रियल पार्ट है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कहलाएगा जी, ये रियल पार्ट कहलाएगा। फर्ज करते हैं कि अगर हमने फर्ज करें यहाँ पर एक स्केल जो है पहले से ड्रॉ किया हुआ था, ये डिस्टेंस था हमारा कोई यहाँ पर 1, ठीक है, ये 2, 3, 4, ये 4 है। ठीक है, और इसी तरीके से जो इमेजिनरी एक्सिस है, अगर हमने उसको भी देखना है तो यहाँ से हम इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे, और ये जो इस एन पॉइंट पे आके इसको हिट करता है। ठीक है, तो हम ओरिजिन से एन पॉइंट तक का जो फासला वो देखेंगे। फर्स्ट करें ये 1 डिस्टेंस है, फिर इतने फासले के बाद ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ठीक है, ये हमने फर्ज किया कि ये मतलब ये लॉन्ग एक्स एक्सिस और लॉन्ग वाई एक्सिस ये डिस्टेंस मैंने सेम नहीं रखे हैं। अगर आप देखें तो इनमें थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ये वैल्यूज जो हमारे पास आ रही हैं, वैल्यूज जो हमारे पास आ रही हैं वो एक जैसी आ रही हैं। ये एक आप यूँ समझ लें कि एक मतलब इतफाकी तौर पर ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो रियल पार्ट होगा वो 4 होगा। ठीक है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 4 आयोटा होगा, जिसको कि अगर हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं 4, 4 और 4। ठीक है, 4, 4 लिख सकते हैं हम। तो चलें यहाँ पर अब शो कर लेते हैं कि ये हमारा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब जिसका मॉडुलस होगा, जिसको मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू या डिस्टेंस कहा था, वो इस पॉइंट से, इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो ये फासला ये होगा। ठीक है, अब हम इसे किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ से अगर इस पॉइंट को और इन दो पॉइंट्स को स्केल से मिलाएं, ठीक है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये बेसिकली हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, जो कि हमने अब ज्योमेट्रिकली मतलब जो हमारे पास अगर ट्राइंगल की मदद से या
कोई भी जो हमारे पास अगर कोई पॉलीगॉन है जो हमारी हेल्प कर सकता है इस डिस्टेंस को फाइंड करने में, वो हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल हम बना सकते हैं किस तरीके से कि अगर मैं ये जो परपेंडिकुलर मैंने रियल एक्सिस पे थ्रो किया ही हुआ था, अगर मैं इसी को दोबारा ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि ये जो बेस है हमारी, जो कि ओ से लेकर एम तक ये डिस्टेंस है, ये 4 है, ठीक है, और एम से लेकर इस एस पॉइंट तक, ठीक है, ये जहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है, ये जो डिस्टेंस होगा इसे मैं कह देता हूँ ये भी 4 है, ठीक है, ये इसका इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग जो इसका डिस्टेंस है। तो अब इस तरीके से अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसपे कि हम पैथागोरस थ्योरम जो अप्लाई कर सकते हैं। और बाय पैथागोरस थ्योरम हम ये बात जानते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है जी, वो बाकी दो रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर बराबर होगा, अगर एक साइड बेस है तो बेस स्क्वायर प्लस दूसरी साइड जो है अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर आएगा। अब देखिए इसमें हाइपोटेन्यूज साइड जो है ये बेसिकली हमारा वो डिस्टेंस है या मॉडुलस है, जिसे हम अगर जी कॉम्प्लेक्स नंबर का इस तरीके से हम इसके ऊपर जी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके साथ ये दो वर्टिकल लाइन लगा देंगे तो ये बेसिकली उसको इसके इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, मतलब ये z मॉडुलस है, z मॉडुलस है या z एब्सोल्यूट है। और यहाँ पर अब देखें यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा, z मॉडुलस का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा जी, ये इक्वल टू होगा बेस साइड का स्क्वायर जो कि 4 है और प्लस परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर जो कि 4 है। तो z मॉडुलस इसका जो स्क्वायर बनेगा वो 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, ये बन जाएगा जी 32, ठीक है, 32 बन गया। और अब हम इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे, जी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट लेकर स्क्वायर खत्म करने के लिए, ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ भी अगर आप देखें तो यहाँ भी हमें 32 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लिखना होगा। तो यहाँ से z मॉडुलस जो है इक्वल टू किसके आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 16। और अगर आप जो है वो अंडर रूट जो है इसको अगर आप इन दोनों नंबर्स का, चूंकि ये प्रोडक्ट है, इन दोनों के ऊपर अलग अलग ले लें तो 2 का स्क्वायर रूट अलग और 16 का स्क्वायर रूट अलग आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप अब 16 का जो स्क्वायर रूट है या प्रिंसिपल जो हमारे पास एक इसका स्क्वायर रूट आ रहा है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 4 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4, ये 16 का स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो कि इसी तरह से रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर था z जो कि 4 + 4 आयोटा था, ठीक है, इसका जो मॉडुलस है जो कि इसके ओरिजिन से फासला है इसके उस पोजीशन तक जहाँ पर कि ये मौजूद है खुद, ठीक है, इस जगह पे था, तो ये हमारे पास आया है 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो इस तरीके से अब इन जनरल अगर मैं यूं बात करूं कि अगर कोई हमारे पास एक z1 या चले z1 मैंने लिख दिया a + आयोटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो मॉडुलस होगा, ठीक है, वो किस तरह से फाइंड होगा, वो अंडर रूट लेंगे हम, ठीक है। ये देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जब मैंने z स्क्वायर लिखा हुआ था तो अगर मैं z लिखता तो मुझे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिखना होता, ठीक है, ताकि मुझे जो है z की वैल्यू मिले, z मॉडुलस की वैल्यू मिले। तो इस तरह से यहाँ पर z मॉडुलस की जब हम बात करें होंगे तो स्क्वायर रूट आएगा और रियल पार्ट जो है इसका, जैसे ये 4 जो था इसमें रियल पार्ट था, इसका स्क्वायर लिया था हमने, प्लस जो दूसरा 4 है ये इमेजिनरी पार्ट था उसका स्क्वायर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से रियल और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का जो सम होगा उसका स्क्वायर रूट अगर ले लें तो ये हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मॉडुलस है ये उसका एक फार्मूला बन जाएगा।